फ्रेंड्स। सो पिछले लेक्चर्स में हमने समतल दर्पण की प्रकृति, जो प्रतिबिंब बनती है उनकी प्रकृति के ऊपर हमने चर्चा किया। अब अगला जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में हमें चर्चा करना है। गोलीय दर्पण अर्थात स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मुख्यतः क्या होता है? सर्वप्रथम तो हम ये देखते हैं इसकी संरचना कैसे होती है। तो गोलीय दर्पण की जब संरचना की हम बात करेंगे, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई कांच का एक गोला है कुछ इस तरीके से। अब इस कांच के गोले को, जैसे बल्ब होता है उसी प्रकार का कांच का गोला हमने लिया और इस कांच के गोले से हमने एक सेक्शन को इस तरीके से काट के बाहर निकाल दिया। जो बचा हिस्सा है उसे हमने हटा दिया यहाँ से, हमारे पास केवल एक छोटा सा ये हिस्सा बच गया। अभी भी ये एक पारदर्शी कांच है। इस पारदर्शी कांच को यदि हम यहाँ कोई वस्तु रखते हैं और इधर से हम देखेंगे तो वस्तु बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से क्लियरली दिखाई देगी। मगर जब अब इसे हमें दर्पण बनाना है, दर्पण का रूप देना है, तो क्या करना होगा? अब इसमें दो स्थितियां हैं कि हम जैसे समतल दर्पण बनाने के लिए कांच के ऊपर, कांच के एक तरफ हम परावर्तक सतह और उसको संरक्षित करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी एक परावर्तक सतह अर्थात रिफ्लेक्टिव लेयर और एक प्रोटेक्टिव लेयर दोनों लगाया जाएगा। मगर प्रश्न यह है कि इस कांच के, इस पारदर्शी कांच के किस तरफ हम इसको लगाएंगे। तो मैं मान लेता हूं इस प्रकार से दो पारदर्शी कांच के टुकड़े मैंने ले लिए। एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा ये है, एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा ये हमारे सामने। एक बार हमने इसको परावर्तक सतह बाह्य सतह की ओर लगाया, जो सतह बाहर की ओर उठी हुई है, अर्थात अब परावर्तन इसके आंतरिक क्षेत्र से होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर के नाम से जाना जाता है। और जिसमें पॉलिशिंग हम आंतरिक सतह की ओर करेंगे, अर्थात परावर्तन इसमें बाह्य सतह से होगा। जैसे इसमें कोई भी प्रकाश की किरण इस तरीके से आई, इस तरीके से आने के बाद ऐसे ही इसने क्या किया, इसे परावर्तित किया। इसकी आप बात करेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात उसको दूसरी दिशा में भेज रही है। इस दर्पण में परावर्तन दर्पण के आंतरिक भाग से हो रही है, इस दर्पण में परावर्तन दर्पण के बाह्य भाग से हो रही है। तो जिसमें पॉलिशिंग या पॉलिश हम आंतरिक भाग में करें इस तरीके से कि इसमें परावर्तन की घटना बाह्य क्षेत्र की तरफ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण का अर्थ है कॉन्वेक्स मिरर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसके दो स्वरूप होते हैं। पहला अवतल दर्पण है और दूसरा उत्तल दर्पण है। हालांकि वन बाय वन हम इनके ऊपर अब चर्चा करेंगे। तो पहला जो बात है, पहला जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है अवतल दर्पण अर्थात कॉन्केव मिरर। सो कॉन्केव मिरर की संरचना हमने देखा। अब पहले इसके ऊपर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं कि ये दर्पण क्या है, इसके हर एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, हेडिंग आप डाल देंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर की हम बात करते हैं। हमारे पास एक इस तरीके से ये दर्पण है। ये पहले कांच का टुकड़ा हमने लिया, इस कांच के टुकड़े को हमने इस तरीके से बाह्य सतह पे इसकी पॉलिशिंग कर दी। अब ये बन गया हमारे पास एक अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी बिंदु के बारे में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि ये दर्पण इस बिंदु से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, ये फैला हुआ है। इसका ठीक जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है पोल। तो एक हमारे पास एक बिंदु हमें मिला ध्रुव, जिसे हम कहते हैं पोल।
ये जो दर्पण के जो टू एक्सट्रीम जो पॉइंट हैं, दो बिल्कुल अंतिम बिंदु हैं, ये दो अंतिम बिंदु यदि आप देखेंगे दर्पण को यदि आपने ऐसे करके रखा तो इसके ऊपरी सतह बिल्कुल इस तरीके से गोलाकार स्थिति में आपको दिखाई देगी, और ये जो गोलाकार ये जो क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल को हम कहते हैं एपर्चर या दृश्य क्षेत्र, अर्थात जिसमें से प्रकाश की किरण अंदर आ सकती है जितने जगह से, वो आपको कहलाता है दृश्य क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक का ये जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पूरा जो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वह वृत्त का क्षेत्रफल दृश्य क्षेत्र कहलाता है, जिसे एपर्चर कहते हैं। तो ये हिस्सा हमारे पास है दृश्य क्षेत्र, या इसको एपर्चर के नाम से जानते हैं। ये एपर्चर हुआ। अब एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि एक अन्य बिंदु है वक्र बिंदु। वक्र बिंदु का तात्पर्य यह है, या जिसे हम केंद्रक कहते हैं या केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, या वक्रता केंद्र के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है? चूंकि ये जो दर्पण है, ये दर्पण वक्र के रूप में है। पुराना दर्पण जो हमने पढ़ा था बिल्कुल ये समतल दर्पण था, बिल्कुल ये समतल रूप में था। ये दर्पण हमारा वक्र के रूप में है, अर्थात ये है कि यदि इसको हम इस तरीके से कंप्लीट करें तो ये एक वृत्त का रूप लेगा, ये एक गोले का रूप लेगा, और हर प्रत्येक गोले का एक अपना केंद्र बिंदु होता है। इसी प्रकार से इस दर्पण का भी एक केंद्र बिंदु मौजूद है। चूंकि यह है तो एक पूरा गोले का भाग, मगर हम सिर्फ दर्पण के लिए यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसे ले रहे हैं, इसीलिए इसे हम गोले का केंद्र न कहकर हम इसे वक्र का केंद्र अर्थात वक्रता केंद्र के नाम से इसे पुकारते हैं, और इस वक्रता केंद्र को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ध्रुव अर्थात पोल, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम अभी तक क्या क्या बिंदु के बारे में बात किए? हमने ये दर्पण लिया, दर्पण के सतह का ठीक मध्य बिंदु लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो मध्य बिंदु है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। जो वृत्तीय क्षेत्र सामने है, जितने से प्रकाश एंट्री कर सकता है, जितने से भी प्रकाश की किरणें अंदर आ सकती है इस तरफ से, यह हमारा दृश्य क्षेत्र है। ये जो वक्र है, वक्र का एक केंद्र मौजूद है, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र के पश्चात एक महत्वपूर्ण बात है कि एक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हो, वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाती हो और ये इधर अनंत की ओर चले जाए और ये रेखा इस दिशा में अनंत की ओर आ जाए, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह मुख्य अक्ष कहलाता है। अर्थात यदि परिभाषा पूछी जाए मुख्य अक्ष क्या है, तो वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र को ध्रुव से या प्रकाशी केंद्र को मिलाते हुए खींची जाए। प्रकाशी केंद्र का तात्पर्य यह है कि हम इसको लेंस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चूंकि मुख्य अक्ष सबके लिए बराबर होता है, दर्पण के लिए मुख्य अक्ष पूछेगा तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। लेंस के लिए मुख्य अक्ष पूछेगा तो वक्रता केंद्र को प्रकाशी केंद्र से मिलाने वाली रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी हो गया। इस टर्मिनोलॉजी का नाम है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब अभी तक चार चीजों के बारे में हमने देखा इसमें। सर्वप्रथम था ध्रुव, दूसरा हमने बात किया दृश्य क्षेत्र, तीसरी जो बात की वक्रता केंद्र, और चौथी जो हम बात कर रहे हैं वो है मुख्य अक्ष। अब इसके बाद पांचवा जो बिंदु है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो है फोकस। फोकस क्या होता है? तो फोकस को समझने के लिए हमें फोकस की प्रकृति को या प्रकाश के परावर्तन को इस दर्पण से समझना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम फोकस जैसी चीजों के बारे में समझ पाएंगे। तो फोकस को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हम क्या करते हैं, ये जो दृश्य क्षेत्र जो बना है, यदि समझ गए होंगे तो मैं इसको मिटा देता हूं अभी, ये इस तरीके से, और अब इसमें हम फोकस निर्माण की विधि समझते हैं। ये इस मुख्य अक्ष पर
किसी भी जगह पर हमने क्या किया, एक वस्तु रखा, वस्तु जो है बिल्कुल इस मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, वस्तु से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, तो जो भी प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी इससे पूरे 360 डिग्री में सभी दिशाओं में प्रकाश की किरण इस तरीके से बाहर जाएगी। हमें उस प्रकाश की किरण को लेना है जो कि सीधे दर्पण में जाकर टकराए और टकराने के पश्चात यहां से ये परावर्तित होकर जाए। तो हमें परावर्तन की दिशा के ऊपर ही चर्चा करना है अभी कि परावर्तन में से कैसा होगा। तो इनमें से हम ये लेते हैं कि इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर टकराती है किससे, दर्पण से। जिस बिंदु पर टकराया ये बिंदु है, इस बिंदु को मैं मान लेता हूं ए, ये पॉइंट ए है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या आपतन बिंदु है। अब हमें यह ध्यान देना है कि टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण किस दिशा में मुड़ती है या किस दिशा में परावर्तित होकर जाएगी। तो परावर्तन का नियम यह कहता है कि जब कभी भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित हो तो उस आपतन बिंदु पर उस समतल सतह के लंबवत एक रेखा खींचनी पड़ती है जिसे हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अर्थात यह है कि यदि सतह समतल हो और ये आपतित किरण हो तो इस स्थिति में इस आपतन बिंदु पर बहुत आसानी से इस तरीके से एक अभिलंब खींची जा सकती है। मगर जब कोई सतह, यदि कोई सतह हो जो सतह इस प्रकार से वक्र के रूप में हो और इस वक्र के रूप में कोई सतह मौजूद है हमारे पास और यहां इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अब यहां हमें इस बिंदु पर कोई लंब खींचना होगा। तो लंब तो हमेशा समतल पर खींचा जाता है, तो इसलिए इस बिंदु पर पहले हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी जो स्पर्श बिंदु और आपतन बिंदु एक ही पॉइंट हो। कोई वक्र है, वक्र से कोई रेखा जो इसको टच करते हो जाए हम इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, और यही स्पर्श बिंदु जब आपतन बिंदु होगा तो हम ये कहेंगे कि आपतन बिंदु का ये समतल है। और इस समतल पर जो भी हम इस तरीके से लंब खींचेंगे, इस लंब की या इस अभिलंब की प्रकृति ये होगी कि यदि इस वक्र को हम इस तरीके से पूर्ण एक वृत्त का दर्जा दे, एक पूर्ण एक वृत्त बनाए तो ये इसके केंद्र से होकर जाती है हमेशा। अर्थात किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा से जो भी लंब खींचेंगे वो लंब हमेशा इस वक्र के केंद्र से ही होकर जाएगा। तो बिल्कुल वही परिघटना इस जगह पर भी लागू होगी। और हम ये देखते हैं कि इस जगह, इस बिंदु पर हमने क्या किया, इस प्रकार से एक समतल रेखा खींची। ये हरे रंग की जो रेखा है ये रेखा किसके जैसा है, ये समतल रेखा है इस बिंदु पर, और उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचेंगे। तो प्रकृति क्या कहती है कि वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा पर खींची गई अभिलंब हमेशा उस वक्र के केंद्र से ही होकर जाएगी। यह गणित का नियम है जो हमने गणित में वृत्त चैप्टर में पहले पढ़ा हुआ है। तो इस वक्रता केंद्र से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या आपतन बिंदु है, इस पर जो रेखा हम खींचेंगे इस तरीके से, ये रेखा इसके ऊपर ये लंबवत होगी इस समतल पर, हरे रंग की रेखा पर। अब हम ये देखते हैं कि यह जो कोण है यह कोण आपतन कोण हुआ क्योंकि यह अभिलंब रेखा है और यह आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। और परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण जितना आपतन कोण बनाए अभिलंब के साथ, परावर्तित किरण उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए अभिलंब के साथ इस बिंदु से उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए इस बिंदु से ये इस तरीके से चली जाती है। अर्थात ये आपतन कोण का मान इस परावर्तन कोण के बराबर हुआ और ये आपतित किरण दर्पण में टकराने के पश्चात इस तरीके से परावर्तित होकर चली गई। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को ही हम फोकस करते हैं। तो ये परावर्तन की घटना इस दर्पण में किस प्रकार से घटित हो रही है हमने उसका भी व्याख्यान देखा। पुनः एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ 1 मिनट में। ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकल कर गई
तो इस दर्पण पे जिस बिंदु पर ये टकराएगी वो आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर हमें एक अभिलंब की रचना करनी है, अभिलंब खींचनी है। चूंकि वक्र पर कोई भी अभिलंब नहीं खींचा जा सकता, इसलिए इस आपतन बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, अभिलंब होगी या लंबवत होगी। अर्थात यह रेखा जो O से लेकर A तक गई है, ये अभिलंब के रूप में कार्य कर रहा है इस हरे रंग की स्पर्श रेखा के ऊपर। एवं जितना ये आपतन कोण बनाते हुए आ रहा है, आपतन कोण I, उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी, और जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो यहाँ जो पांचवा बिंदु जिसके बारे में हमने बात किया था वो है फोकस। तो हमने इतने प्रकार के बिंदुओं के बारे में बात किया। अब इतने प्रकार के बिंदुओं के बारे में बात करने के पश्चात हमें कुछ दूरियों के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार की दूरी होती है एक अवतल दर्पण पे। और चूंकि ये जो दूरी की हम बात कर रहे हैं या ऊंचाई की बात करेंगे, ये अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस चारों जगह ये काम आता है ये सिद्धांत। तो उस दूरी को हमें यदि चर्चा करना है किस प्रकार की होती है, तो हम उसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ये कोई एक अवतल दर्पण है, इस तरीके से अवतल दर्पण पे ये हमने एक मुख्य अक्ष खींचा हुआ है। ये बिंदु हमारा ध्रुव कहलाता है अर्थात पोल। ये वक्रता केंद्र हो गया अर्थात O, और ये जो बिंदु है O, या कुछ पुस्तक में इसको C से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो यदि वक्रता केंद्र को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, और रिप्रेजेंट करेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। ये बिंदु हमारे पास हो गया फोकस। माना कि हमने वस्तु को इस जगह रखा था, अब इसके कारण प्रतिबिंब कहीं भी बन सकती है, प्रतिबिंब हो सकते हैं वस्तु की तरफ ही बने। तो प्रतिबिंब को मैं इस लाल रंग से बनाता हूँ। इधर बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और इस तरफ बनेगा प्रतिबिंब तो ये आभासी होगा। कैसे वास्तविक आभासी हो गए अगले लेक्चर में हम देख लेंगे, मगर अभी चूंकि हमें केवल और केवल दूरियों के बारे में ज्ञात करना है, दूरियों का अध्ययन करना है। तो सर्वप्रथम जो चीज है, कोई भी दूरी जो हम नापते हैं वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। तो ध्रुव से फोकस की जो दूरी होती है, हम इसको फोकल दूरी कहते हैं, छोटे एक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग का पोल वाला पॉइंट है जहां से हमें कोई भी दूरी को मेजरमेंट करना है। इस ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी हम नापेंगे, इसको हम वक्रता त्रिज्या R के नाम से जानते हैं। इसी ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होगी, ये वस्तु की दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। एवं इसी ध्रुव से जब हम प्रतिबिंब की दूरी को मेजर करते हैं तो हम इसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। यदि वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना हो तो ये हमारे लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब यहाँ पर मैंने चिन्ह परिपाटी का कोई भी प्रयोग नहीं किया है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिन्ह परिपाटी अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अभी बिना चिन्ह परिपाटी के केवल और केवल हम टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो फोकस दूरी का तात्पर्य है ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी कहलाती है, और ध्रुव से प्रतिबिंब तक प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। प्रतिबिंब दोनों तरफ बन सकता है, दर्पण के सामने बन सकता है और दर्पण के पीछे भी बन सकता है। तो इस प्रकार से ये दूरी के बारे में बात हुई। तो दूरी कितने प्रकार के होते हैं, ये जो हमने देखा ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब हम बात करते हैं दूरी के बारे में। तो दूरी क्या क्या है, पहला दूरी हमने बात किया फोकस, दूसरा दूरी हमने बात किया वक्रता त्रिज्या, तीसरी दूरी जो हमने बात की वस्तु की दूरी, और चौथी दूरी हमने बात की प्रतिबिंब की दूरी। अब दो प्रकार की ऊंचाई की हम चर्चा करते हैं। ऊंचाई क्या क्या है? ऊंचाई पहला है h1 और दूसरा है h2। h1 का तात्पर्य है मुख्य अक्ष से वस्तु की जो ऊंचाई होती है, इस वस्तु की ऊंचाई को ही हम h1 कहते हैं। एवं प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है इसे h2 कहा जाता है।
अभी भी मैंने H1 और H2 में चिन्ह परिपाटी जैसी कोई भी घटना का जिक्र नहीं किया है, चिन्ह परिपाटी के कॉन्सेप्ट का जिक्र ही नहीं किया है, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम सिर्फ H1 और H2 को समझ रहे हैं। तो H1 का तात्पर्य होता है कि वस्तु की ऊंचाई और H2 का तात्पर्य होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के नीचे बने तो या मुख्य अक्ष के ऊपर बने उस स्थिति में, दोनों स्थिति में हम इसे H2 कहते हैं। तो हमारे पास मूल रूप से देखा जाए तो हम किन किन चीजों के ऊपर चर्चा किए। अभी हमने ध्रुव के बारे में देखा, अभी हमने दृश्य क्षेत्र को देखा, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सभी बिंदु थे। दूरी की हम बात करते हैं तो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है। और ऊंचाई की हम बात करें तो H1 और H2 अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसके ऊपर हमने देखा। तो ये अवतल दर्पण के ऊपर स्टडी करने से पहले अवतल दर्पण के कुछ बिंदुओं को समझने का और परावर्तन का नियम इसमें किस प्रकार से लागू होता है उसे देखने की ये बात थी। तो आज के क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब रचना की विधि और प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से होता है हम इसकी चर्चा करेंगे।